महाविद्यालयातील आपल्या सामाजिक शास्त्राचे उपप्राचार्य डॉक्टर दिलीप खैरनार हे घोषवतील आणि या कार्यक्रमासाठी जे प्रमुख व्याख्याते आहेत त्यांना एक 15 मिनिटं अवकाश असल्यामुळे त्या दरम्यान आपण अध्यक्षांचं मनोगत आधीच घेऊया आणि कार्यक्रमाला जे उपस्थित आहेत त्याशिवाय प्रमुख उपस्थिती जे काय आहेत आपल्या महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, विद्यार्थी, उपप्राचार्य, प्राचार्य यांचं सर्वांचं मी प्रथम शब्द सुमनाने स्वागत करत आहे आणि अध्यक्ष कार्यक्रमाचे अध्यक्ष खैरनार सर यांना मी आपले मनोगत आणि सरांचा परिचय सरांना मी पहिले विचारतो. खैरनार सर, परिचय सरांच्या समोर करून द्यायचा की आधी चालेल? कारण परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की सर उपस्थित नाहीये. हरकत नाही, त्यांचा परिचय आणि अध्यक्षीय मनोगत हे तुम्ही डॉक्टर दिलीप खैरनार सरांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. धन्यवाद आवताडे सर. या सामाजिक शास्त्र अभ्यास मंडळाचे प्रमुख डॉक्टर माहुरे मॅम, आवताडे सर, जिगे सर, सर्व सामाजिक शास्त्राचे अध्यापक गण आणि विद्यार्थी मित्र. सामाजिक शास्त्र अभ्यास मंडळाचे उद्घाटन खरं तर आपण जुलै महिन्यामध्ये करत असतो, परंतु कोविडच्या पार्श्वभूमीवर ते उद्घाटन करण्यास आपल्याला वेळ झाला. साधारणतः सामाजिक शास्त्र अभ्यास मंडळाच्या समितीची अशी धारणा होती की लॉकडाऊनचा हा पिरियड फार तर ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत चालेल, तदनंतर महाविद्यालय सुरू होतील आणि मग आपल्याला सामाजिक शास्त्र अभ्यास मंडळाचं उद्घाटन करता येऊ शकेल. परंतु अगदी जानेवारी महिन्यापर्यंत आम्ही वाट पाहिली. असे वाटायला लागलं की यावर्षी सामाजिक शास्त्र अभ्यास मंडळाचे उद्घाटन आणि विविध स्वरूपाचे कार्यक्रम होतात की नाही, परंतु त्यातून मार्ग काढणं देखील आवश्यक स्वरूपाचं होतं. आनंदाची ही बाब आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये सर्वप्रथमतः देवगिरी महाविद्यालयाने निर्णय घेतला की आपण ऑनलाईन तासिका सुरू करूया आणि ऑगस्टच्या 1 तारखेपासून ऑनलाईन तासिकांना सुरुवात झाली. ऑगस्ट ते फेब्रुवारी पावेतो ऑनलाईन तासिका या अव्याहतपणे चालू आहे. जवळपास सगळ्याच फॅकल्टीचा किंवा फॅकल्टीने आपला आपला सिलेबस देखील पूर्ण केलेला आहे. किंवा सिलेबसच नव्हे तर रिव्हिजन देखील झालेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही सुदैवी आहात की देवगिरी महाविद्यालयासारख्या महाविद्यालयामध्ये आपण प्रविष्ट झाल्या कारणाने कोविडच्या सावटाखाली असताना देखील
तुमचं कोणत्याही स्वरूपाचं शैक्षणिक नुकसान देवगिरी महाविद्यालयाने होऊ दिलेलं नाही. याच अनुषंगाने देवगिरी महाविद्यालयामध्ये जे विविध स्वरूपाचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात त्या कार्यक्रमाला देखील खंड पडलेला दिसत नाही. विविध स्वरूपाचे कार्यक्रम आपण हाती घेतलेलेच आहे. त्यातीलच एक कार्यक्रम आणि तो म्हणजे सामाजिक शास्त्र अभ्यास मंडळाचं उद्घाटन. बऱ्याचदा अशा स्वरूपाचे उद्घाटन एक सोपस्कार सोहळा म्हणून उरकले जातात, परंतु सामाजिक शास्त्र देवगिरी महाविद्यालयाचं सामाजिक शास्त्र अभ्यास मंडळ जे आहे किंवा सोपस्कार म्हणून ही सोहळा न उरकता एखादं चांगलं व्याख्यान विद्यार्थ्यांना ऐकता येऊ शकेल काय, सामाजिक शास्त्रातील एखादा मोठा अध्यापक जो नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवलवर विद्यार्थ्यांशी आणि समाजाशी हितगुज साधतो अशा व्यक्तीला तुमच्या समोर आणता येऊ शकेल काय, या हेतूने आम्ही दरवर्षीच अशा स्वरूपाची व्याख्यानं अभ्यास मंडळाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने आयोजित करत असतो. याचाच एक भाग म्हणून आज आपण समाजशास्त्राचे एक गाडे अभ्यासक प्रोफेसर विभूतिभूषण मलिक यांचं व्याख्यान ऐकणार आहात. आणि हे व्याख्यान फक्त समाजशास्त्राच्या अनुषंगाने आहे असं नाही, तर एकंदरच आजच्या आधुनिक कालखंडामध्ये सामाजिक शास्त्रांची काय भूमिका आहे, ते शास्त्र कितपत उपयुक्त आहे, त्याची प्रासंगिकता काय, या अनुषंगाने देखील हे विवेचन असणार आहे. विद्यार्थी मित्र, सामाजिक शास्त्राच्या अभ्यासाकडे कल असणारा असा एक मोठा विद्यार्थी वर्ग आज दिसू लागलेला आहे. कारण 2 दशक किंवा 3 दशक मागे जर गेलो तर विद्यार्थ्यांची मानसिकता अशी होती की प्रविष्ट व्हायचं असेल तर विज्ञान शाखेकडे जावं, म्हणजे सायन्सकडे जावं, त्या खालोखाल कॉमर्सकडे जावं आणि सरते शेवटी नाहीच काही मिळालं तर कला शाखेकडे जावं. पण या 3 दशकामध्ये एकंदर मानसिकता बदलायला सुरुवात झालेली आहे. त्याचं कारण हे आहे की सामाजिक शास्त्राची उपयोगिता ही आज सिद्ध व्हावयास लागलेली आहे. विद्यार्थ्यांना त्याचं महत्व कळू लागलेलं आहे. साधारणतः विद्यार्थ्यांचा कल आणि एकंदरच समाजाचा कल प्लेड सेफ याकडे अधिक प्रमाणात दिसतो की आम्ही कसं सुरक्षित राहू याकडे साधारणतः कल दिसतो. परंतु माझं असं मत आहे की प्लेड सेफच्या चक्करमध्ये न पडता आपण रिस्क घ्यायला सामोरं जायला हवं. कारण जर आपण रिस्क घ्यायचं जर शिकलो, रिस्क घ्यायला जर आपण पुढे आलो तर निश्चितपणे सक्सेस आपल्या पायाशी लोळण घेतल्याशिवाय राहणार. बऱ्याचदा विद्यार्थी आम्हा शिक्षकांना प्रश्न विचारतात की सर सक्सेस कसं मिळवायचं. वेगवेगळ्या क्षेत्रामधील सक्सेस, वेगवेगळ्या क्षेत्रामधील यश, आपण जर एकंदरच जगातील सक्सेसिव्ह असणाऱ्या अशा व्यक्तींकडे जर पाहिलं, त्यांच्या यशाचं रहस्य जर जाणून घेतलं तर त्यांच्या यशाचं जे काय रहस्य आहे ते साधारणतः त्यांनी सक्सेसची केलेली व्याख्या त्या व्याख्येच्या अनुषंगाने आपल्या लक्षात येऊ शकेल. साधारणतः जगातील ही सक्सेसिव्ह व्यक्ती जी आहेत त्या व्यक्ती सक्सेस कडे बघत असताना
सगळ्यात अधिक स्वरूपाचं महत्व जर कशाला देत असतील तर ते विल पॉवरला देतात. म्हणजे 100%चा जर आपण विचार केला तर 97% यश हे विल पॉवरवर अवलंबून असतं. म्हणजे विल पॉवर अत्यंत महत्वाचे. म्हणजे आम्ही काय वाढवायला आहोत, आमची विल पॉवर वाढवायला. आणि साधारणतः 9% यश हे तुमच्या एफर्ट्सवर अवलंबून असतं आणि 1% फार झालं तर तुमच्या लकवर अवलंबून असतं. म्हणजे यश हे फक्त आणि फक्त एफर्ट्सवर अवलंबून असतं, अशी जी जुनी व्याख्या होती ती व्याख्या आता बदलायला लागली. विल पॉवर फार महत्वाचा आहे आणि तुमचं विल पॉवर जर तुमच्याकडे चांगली असेल तर सक्सेस निश्चितपणे तुम्हाला मिळू शकतं. ही बाब आपण लक्षात घ्यायला. या संदर्भात असंख्य उदाहरणं जगाच्या पातळीवर आहेत. जे अगदी बोलकं उदाहरण जर द्यायचं जर झालं या विल पॉवरच्या अनुषंगाने, सक्सेसच्या अनुषंगाने, तर स्टीफन हॉकिन्सचा उल्लेख करता येऊ शकेल. मला वाटतं तुमच्यापैकी काही व्यक्तींनी स्टीफन हॉकिन्सचं नाव ऐकलं असेल. जगविख्यात असा भौतिक शास्त्राचा हा अभ्यास. या अभ्यासकाच्या जीवनाकडे जर पाहिलं तर आपल्याला असं दिसतं अगदी उमेदीच्या काळामध्ये त्या स्टीफन हॉकिन्सला मोटार न्यूरॉन नावाचा रोग झाला. काय आहे हा रोग? जगातील असाध्य असणाऱ्या रोगांपैकी मोटार न्यूरॉन नावाचा हा रोग, जो असाध्य स्वरूपाचा आजार. काय आहे हा आजार किंवा हा विकार? तर मोटार न्यूरॉन नावाचा आजार ज्या व्यक्तीला होतो त्या व्यक्तीचा एक एक अवयव हळूहळू गलित गात्र होत जातो, निकामी होत जातो. त्या स्टीफन हॉकिन्स अगोदर पाय निकामी झाले, हात निकामी झाले, हळूहळू सगळे अवयव निकामी होत गेले. त्याला बोलता येत नाही. परंतु स्टीफन हॉकिन्सचा मेंदू मात्र योग्य पद्धतीने काम करत होता. आणि या स्टीफन हॉकिन्सचे जी काही शोध आहे, अंतराळाच्या अनुषंगाने जी काही त्यांनी मांडणी केलेली आहे, आणि सगळ्यात महत्वाची बाब जी आहे, कृष्ण विवर. सर हा हॅलो, बोला. जॉईन झाली सर. कृष्ण विवराच्या अनुषंगाने त्यांनी केलेली जी काही मांडणी आहे ती मांडणी अत्यंत महत्वाची आहे. म्हणजे स्टीफन हॉकिन्सने केलेली मांडणी आणि त्या मांडणीच्या अनुषंगाने जगभर त्यांना मिळालेलं नाव, याचा जर आपण कुठेतरी सहसंबंध जोडायचा प्रयत्न केला तर अत्यंत विकलांग असणारा हा माणूस फक्त आपल्या विल पॉवरच्या आधारावर जगभर आपलं नाव मोठं करू शकतो. ही बाब अत्यंत महत्वाची अशी आहे. आणि म्हणून प्ले इट सेफच्या चक्करमध्ये न पडता आपण रिस्क घ्या. विल पॉवर आपली अधिक वाढवा. विल पॉवर जर अधिक वाढवली तर निश्चितपणे यश तुमच्या पायाशी लोळण घेऊ शकेल. बऱ्याचदा असं होतं की अपयशाने आम्ही खचून जातो आणि अपयशाने खचून गेलो तर मग यश आम्हाला मिळू शकत नाही. आणि मग अपयशाने खचून न जाता आपण पुन्हा पुन्हा त्या यशाकडे झेपावयास हवं. तुम्ही कदाचित आपल्या घरामध्ये लहान मूल बघत असाल. लहान मुलाला चालता येत नाही. ते रांगायला सुरुवात करताना हळू आपल्या पायावर उभं राहतो. पायावर उभं राहतो, पुन्हा पडतो, पुन्हा उभा राहतो, पुन्हा पडतो. पण तो एक दिवस तो चालायला लागतो, चालता चालता धावायला लागतो. आणि मग मित्रांनो, त्या मुलाने जर ठरवलं नाही आपण आता उभं राहता राहता पडलो, आता उभं राहायची गरज नाही, तो कधीच चालणार नाही पाय. आणि म्हणून अपयशाने खचून न जाता हे अपयश जे आहे माझ्या यशाची पहिली पायरी आहे हे समजून पुढे जायला. एकंदरच बऱ्याचशा अशा बाबी आहेत ज्या तुमच्याशी बोलता येऊ शकेल. खरं तर सोशल सायन्सच्या अनुषंगाने बोलत असताना मला बऱ्याचदा विद्यार्थी माझ्याकडे येतात की सर मी सायन्सचा विद्यार्थी आहे किंवा विद्यार्थिनी आहे,
मला कला शाखेकडे यायचं. कला शाखेकडे येण्याचं कारण मी विचारतो त्यावेळेस त्यांच्या पुढे काही ध्येय असतात आणि त्या ध्येय सिद्धतेसाठी कला शाखेकडे मला यायचं. मित्रांनो, कोणती शाखा ही अधिक चांगली आणि अधिक वाईट असं नाही. सगळ्या शाखा त्यांच्या त्यांच्या पातळीवर चांगल्याच आहेत. पण सामाजिक शास्त्र या शाखेकडे बघत असताना जो पूर्वग्रह दूषित स्वरूपाचा दृष्टिकोन आमच्या मनामध्ये आहे तो काढून टाकावा असावा. आपण जगाकडे जर दृष्टिक्षेप टाकला तर आपल्याला असं दिसेल की जगातील बहुतांश राष्ट्रप्रमुख हे सामाजिक शास्त्राचे अभ्यासक. ते सामाजिक शास्त्राचे अभ्यासक हे राष्ट्रप्रमुख देखील बनू शकतात. मला माहित आहे की तुमच्यापैकी बरीचशी मुलं ही कुठेतरी ऑफिसर्स होण्यासाठी कला शाखेकडे आली असते. पण तो ऑफिसर होणं अधिक चांगलं असेल, पण तो माणूस होणं ही जी बाबा ही फार महत्वाची आहे. माणसातलं माणूसपण जे आहे ते माणूसपण शिकवण्याचं काम सामाजिक शास्त्राच्या माध्यमातून होतं. आणि मग या कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जर आपण विचार केला तर कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सगळ्यात महत्वाचं माणसाला काय कळालं असेल तर त्यातलं माणूसपण कळालं. माणूस त्याला कळाला. आणि हा माणूस काय आहे, हे माणूस काय असावा या संबंधीचं एकंदरच सामाजिक शास्त्राच्या विविध स्वरूपाच्या विषयांच्या अभ्यासातून आम्हाला हे निश्चितपणे अवगत होऊ शकतं. बऱ्याचशा बाबी आपल्याशी इजबूज करायच्या आहेत, परंतु सगळ्यात महत्वाचं आहे की आपण ज्या व्याख्यात्याला इथे बोलवलेलं आहे त्याला आपल्याला ऐकायचं आहे. मला वाटतं मला इतक्यात जिगे सरांनी सांगितलं बीबीटी भूषण मलिक इतक्यातच जॉईन झालेत. येस सर, येस सर. निश्चितपणे आपल्याला त्यांना वेळ द्यायचा आहे. बीबीटी भूषण मलिक हे डॉक्टर भीमराव आंबेडकर सेंट्रल युनिव्हर्सिटी लखनौ येथे समाजशास्त्राचे प्रोफेसर आहे. त्याचबरोबर सामाजिक शास्त्राचे ते अधिष्ठाता देखील आहे. विभूती भूषण मलिकांनी आपलं पीजी म्हणजेच MA, MPhil, PhD या तिन्ही स्वरूपाच्या पदव्या भारतातीलच नव्हे तर जगातील एक महत्वाचं विद्यापीठ म्हणून ज्या विद्यापीठाकडे पाहिलं जातं अशा विद्यापीठामध्ये त्यांनी आपली तिन्ही पदव्या धारण केलेल्या आहे. आणि ते विद्यापीठ म्हणजे JNU विद्यापीठ. सरांना त्यांच्या सामाजिक शास्त्रातील कार्यामुळे आणि एकंदर सामाजिक शास्त्राच्या त्यांच्या संशोधनामुळे काही अवॉर्ड्स देखील प्राप्त झालेले आहेत. सोशल सायंटिस्ट अवॉर्ड त्यांना मिळालेला आहे. त्याचबरोबर रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलो अवॉर्डने ते सन्मानित झालेले आहेत. त्यांनी अत्यंत महत्वाच्या अशा विषयावर 2 ग्रंथही प्रकाशित केलेले आहेत. एक आहे पॉवर्टी इन इंडिया आणि दुसरा ग्रंथ आहे सोशल इकॉलॉजी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस. ही 2 स्वरूपाचे ग्रंथ त्यांच्या नावावर आहेत. सरांनी अनेक देशाला व्हिजिट केलेली आहे. अगदी जवळपास त्यांनी ज्या ज्या देशांना व्हिजिट केलेली आहे त्या त्या देशांना माझ्या समवेतच ते होते. आम्ही सोबतच या विविध देशांमध्ये जी वर्ल्ड काँग्रेस आहे, सोशॉलॉजी वर्ल्ड काँग्रेस, त्या वर्ल्ड काँग्रेससाठी आम्ही गेलेलो होतो. ज्यामध्ये स्पेन असेल, स्वित्झर्लंड असेल, जर्मनी असेल, हंगेरी असेल, स्लोवाकिया असेल किंवा ऑस्ट्रिया असेल यासारख्या विविध देशांना त्यांनी व्हिजिट केलेली आहे. विद्यार्थ्यांनी आपापले कॅमेरे ऑफ ठेवायचे. विद्यार्थ्यांसाठी सूचना, कॅमेरा म्यूट करायचा आहे. एकंदरच सरांनी विद्यापीठाच्या विविध समित्यांवर काम देखील केलेलं आहे, ज्यामध्ये अकॅडमिक काउन्सिल असेल. सुराशे तुला वेगळं सांगायचंय का? त्यांनी विद्यापीठाच्या विविध समित्यांवरही काम केलं आहे, ज्यामध्ये अकॅडमिक काउन्सिल असेल, एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल असेल, मॅनेजमेंट काउन्सिल असेल, अशा विविध स्वरूपाच्या काउन्सिलवर आणि बोर्ड ऑफ स्टडीवर त्यांनी काम केलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं ते म्हणजे सर
विविध स्वरूपाच्या परिषदांचे सदस्य आहेतच, पण त्यातल्या त्यात मराठी समाजशास्त्र परिषद ही जी मराठी भाषिकांची समाजशास्त्राच्या अभ्यासकांची जी परिषद आहे त्या परिषदेचे सर सदस्य आहेत. सरांना विविध स्वरूपाच्या लँग्वेज नोन आहेत, त्या यासाठी मी सांगतोय. मग इंग्रजी असेल, मराठी असेल, हिंदी असेल, ओरिया असेल, संस्कृत असेल, या विविध स्वरूपाच्या भाषा ते समजू शकतात आणि काही प्रमाणात मराठी देखील ते बोलू शकतात. त्यांचा एक अनुभव सांगतो की कटक मध्ये रेवेन्शा युनिव्हर्सिटीमध्ये समाजशास्त्राची एक नॅशनल कॉन्फरन्स होती. या नॅशनल कॉन्फरन्स मध्ये मलिक सर आणि मी सोबत होतो. त्या कॉन्फरन्स मध्ये त्यांनी काही शब्द मला असे सांगितले, त्या कारण की आम्ही जवळपास 4-5 दिवस सोबत होतो. तर ते म्हणाले की मराठी आणि माझी जी मातृभाषा म्हणजे मलिक सरांची जी काही मातृभाषा आहे म्हणजेच ओरिया, यामध्ये बरंचसं साम्य आहे. मी त्यांच्याकडे थोडं आश्चर्याने पाहिलं, काय साम्य आहे मलाही वाटलं. ते म्हणाले की मराठी भाषिकांचा प्रभाव ओरियावर देखील आहे, कारण मराठी साम्राज्याचा ओरिया हा देखील काही काळ भाग होता आणि मराठी साम्राज्याचा भाग असताना मराठी पीपल्स ओरियामध्ये आली आणि मराठी पीपल्स ओरियामध्ये आलेले, त्यामुळे ओरियामध्ये मराठी बरेचसे शब्द, मराठी शब्द हे ओरियामध्ये आले आणि म्हणून मला मराठी वेगळं असं नाही. आणि तदनंतर मराठी समाजशास्त्र परिषदेच्या अधिवेशनामध्ये सरांना मी त्यावेळेस मराठी समाजशास्त्र परिषदेचा अध्यक्ष होतो, तर सरांना निमंत्रित केलं आणि सरांनी समाजशास्त्राच्या अभ्यासकांसमोर एक चांगलं असं व्याख्यानही दिलं. सांगण्याचा उद्देश आहे की हिंदी बेल्ट मधल्या एका समाजशास्त्राच्या प्रोफेसरला इथे निमंत्रित केलं असं नाही, तर जो मराठी जाणू शकतो, काही प्रमाणात बोलू शकतो, अर्थात बोलताना बऱ्याचशा चुका त्यांच्या उघडता, सगळे मराठी शब्द त्यांना ज्ञात नाहीत, त्यामुळे साधारणतः एखादा मराठी भाषिक ज्याला हिंदी भाषा ज्ञात नसते आणि तो बोलताना असं बागवानी हिंदी करतो, त्याप्रमाणे सरांकडून मराठी भाषा बोलली जाते, ही बाब मात्र निश्चित आहे. एकंदरच सरांच्या अनुषंगाने बऱ्याचशा बाबी सांगता येऊ शकेल आणि सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे त्यांचा बायोडाटा सांगत असताना मला एक शेवटी जाता एक महत्वाची बाब सांगायची की सर माझे चांगले मित्र आहेत आणि साहजिकच मित्राच्या संदर्भात सांगत असताना भरभरून सांगत असतो. त्यामुळे मला वाटतं भरभरून सांगण्यापेक्षा त्यांचं भरभरून ऐकलेलं अधिक चांगलं आणि म्हणूनच मी सरांचं देवगिरी महाविद्यालयाच्या वतीने या सामाजिकशास्त्र अभ्यास मंडळाच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी स्वागत करतो. मला माहित आहे की कार्यबाहुल्यामुळे सरांना येण्यास उशीर झाला. मला त्यांनी फोन करून सांगितलं की सर विद्यापीठामध्ये काही गडबड झाली, अर्थात ते डीन असल्यामुळे त्यांना ताबडतोब व्हाईस चान्सलर तिथे पाचारण केलं आणि त्यामुळे त्यांना तिकडे जाणं भाग पडलं. परंतु तरीही त्यांनी सांगितलं की मी फारसा वेळ लावणार नाही, मी 15 ते 20 मिनिटांमध्ये या अभ्यास मंडळाच्या उद्घाटकीय कार्यक्रमामध्ये जॉईन होईल आणि अगदी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे 15 ते 20 मिनिटांमध्ये सर जॉईन झाले. सर आपल्याशी हितगुज साधणार आहे. वर्तमान काळामध्ये सामाजिक शास्त्राची प्रासंगिकता काय आहे या अनुषंगाने सर मांडणी करणार आहे आणि निश्चितपणे या मांडणीचा आपल्याला उपयोग होऊ शकेल असा आशावाद आहे. मला वाटतं या प्रसंगी फारसं अधिक न बोलता मी माझं अध्यक्षीय मनोगत इथे थांबवतो आणि सूत्र अवताडे सरांकडे देतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. खैरनार सरांनी आपलं मनोगत मांडलं आणि प्रमुख व्याख्यात्याचा परिचय करून दिला, त्याबद्दल सरांचे आभार. मी आजच्या प्रमुख व्याख्याते प्रोफेसर विभूतिभूषण मलिक यांचं स्वागत करतो आणि अधिक वेळ न घालवता त्यांना विनंती करतो
की त्यांनी आपल्या व्याख्यानात सुरुवात करावी. विभूती भूषण मलिक सर, प्लीज. थैंक यू वेरी मच. खन्ना साहब, मेरे आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस सर, यस सर. आपका आवाज तो जोरदार है. पहले तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं थोड़ा आधा घंटा विलम्ब हो गया मुझे, Okay. क्योंकि मैं कुछ यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कार्य में आजकल व्यस्त हूँ. कुछ प्रोक्टोरियल बोर्ड से रिलेटेड मैटर था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा समय वहां लग गया उस मीटिंग में. इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि मैं आधा घंटा विलम्ब से आप लोगों के साथ जुड़ पाया. दूसरी बात है कि मैं हिंदी में ही अपनी बात को रखूंगा, मराठी नहीं बोल पाता हूँ. मतलब थोड़ा वो 90% मराठी तो मैं समझता हूँ, परंतु बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए भी माफी चाहता हूँ कि मैं मराठी में बात नहीं कर पाऊंगा. मैं हिंदी में ही अपनी बात को रखूंगा. सर्वप्रथम मैं मेरे परम मित्र प्रोफेसर डॉक्टर दिलीप खैरनार, जो इस महाविद्यालय के उपाचार्य हैं, और बहुत जल्दी हम उनको कहीं एक कुलपति के रूप में भी देखने का मतलब विचार रखते हैं कि हो सकता है 15 दिन के अंदर कहीं वो वाइस चांसलर बन जाए. तो इसलिए मेरे बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं खैरनार साहब को और सभी देवगी. आप अनम्यूट हो गए. आप अनम्यूट हो गए सर. सॉरी, म्यूट हो गए, अनम्यूट करो. अब ठीक है. हाँ, बोलिए. तो सभी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सबका अभिवादन करना चाहता हूँ कि आप लोग समय निकाले और हमें इस टॉपिक पर अपनी बात रखने के लिए वो अवसर दिए. इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. दोस्तों, मैं एक समाजशास्त्र की विद्यार्थी के रूप में जब समाज विज्ञान के संदर्भ को हम समझने की कोशिश करते हैं, आज की जो विषय है वर्तमान संदर्भ में समाज विज्ञान का प्रासंगिकता, इस टॉपिक पर आज हम अपनी बात रखेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम सैद्धांतिक रूपरेखा से अपनी बात की शुरुआत करें, मुझे लगता है कि एक पोस्ट मॉडर्न विचारक हैं, उनका नाम है जैक्यूस डेरिडा. जैक्यूस डेरिडा एक उत्तर आधुनिकतावादी समाज वैज्ञानिक है. वो आपने एक सिद्धांत देते हैं, वो सिद्धांत को हम विखंडनवाद कहते हैं, डिकंस्ट्रक्शन. सो द डिकंस्ट्रक्शन अप्रोच इज गिवन बाय डेरिडा. व्हाट इज दिस डिकंस्ट्रक्शन अप्रोच ऑफ डेरिडा? ये जो विखंडनवाद है डेरिडा का, जैक्यूस डेरिडा का, वो क्या है? जैक्यूस डेरिडा का ये कहना है कि अगर समाज को समझना है तो हमें जो समाज की स्थापित अध्ययन पद्धति है और समाज को समझने के जो डोमिनेंट या स्थापित मानक है, कहीं ना कहीं हमें उसको विखंडित करने की आवश्यकता है. अब उस विखंडन की जरूरत क्यों, उसके पीछे एक और शब्द का वो प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं लोगोसेंट्रिसिज्म. लोगोसेंट्रिसिज्म की मतलब ये होता है कि पूरे पश्चिम के जो विचार है, जो विचारधारा है, जो अध्ययन पद्धति है, वो कहीं ना कहीं लोगोसेंट्रिक फिलोसफी से गवर्न होता है. और उस लोगोसेंट्रिक फिलोसफी के साथ वो कहते हैं कि ये जो लोगोसेंट्रिसिज्म है, ये लोगोसेंट्रिसिज्म बहुत सारी समाज विज्ञान की विषय का या समाज विज्ञान की विषय को बंद करने का सोर्स है. द सोर्सेस ऑफ क्लोजर ऑफ सोशल साइंस डिसिप्लिन इज लोगोसेंट्रिसिज्म. यहीं से मैं अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूं कि ये लोगोसेंट्रिसिज्म क्या है और ये लोगोसेंट्रिसिज्म सोर्सेस ऑफ क्लोजर ऑफ सोशल साइंस डिसिप्लिन है. अवश्य आपको ये लगता होगा कि आप क्लोजर ऑफ सोशल साइंस डिसिप्लिन की बात क्यों करते हैं, क्योंकि डेरिडा ये कहता है कि आज अगर जो पठन पाठन की जगत में बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो समाज विज्ञान, जो दर्शन शास्त्र, जो अर्थशास्त्र, इन सारे विषयों को पढ़ना चाहते हैं. सबसे पहले अगर हम भारत में बात करें
अपने बच्चों को भी अपने कैरियर के बारे में पूछे, वो सबसे पहले कहता है हम इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद कहता है हम डॉक्टर बनेंगे, और कभी अगर कहो कि नहीं आप सोशल साइंस पढ़ लो, कहते हैं कि सोशल साइंस हम नहीं पढ़ना चाहते। तो ये जो मानसिकता है, ये जो सोच है, ये मानसिकता, ये सोच कहीं ना कहीं डेरिडा का जो लोगोसेंट्रिक अप्रोच है, इस लोगोसेंट्रिक अप्रोच से ही गवर्न होता है। कहने का मतलब है कि आज बाजारवाद हावी है, आज टेक्नोक्रेट एस्पेक्ट्स हावी है और प्रोफेशनल एजुकेशन हावी है। वही बेहतर समाज को समझने के नजरिया, एक बेहतर नागरिक या बेहतर व्यक्ति बनने के लिए जिस विषय की अध्यापन की आवश्यकता है, उस पर सबसे लिस्ट प्रायोरिटी में इस विषय को रखा जाता है। तो ये समाज का एक विडंबना है। परंतु इसी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से हम अपनी बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि प्रासंगिकता समाज विज्ञान का आज अत्यधिक है और समय के साथ, बाजारवाद के साथ इसकी प्रासंगिकता बढ़ते जा रहा है। तो इस विषय वस्तु को या इस विषय वस्तु पर चर्चा करने से पहले मैं सबसे पहले ये अपनी बात रखना चाहता हूं कि ये समाज विज्ञान क्या है और समाज विज्ञान क्यों। इन दो बिंदुओं पर मैं अपनी बात रखने के बाद फिर हम सोशल साइंस की प्रासंगिकता पर अपनी बात रखेंगे। अगर हम कहते हैं समाज विज्ञान क्या है, अगर इसकी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सुबह में जब अपनी तैयारी कर रहा था, देख रहा था कि कैसे डिफाइन करता है सोशल साइंस को, वो कहता है कि समाज विज्ञान एक ऐसे अकादमिक अध्ययन की विषय वस्तु है या अध्ययन की एक ऐसे विधा है जो मानव व्यवहार का विज्ञान या अध्ययन है। सो मानव व्यवहार का विज्ञान या अध्ययन को हम समाज विज्ञान कहते हैं। तो सवाल यह है कि मानव व्यवहार क्या है। सो मानव व्यवहार, इसको अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें कि कोई भी व्यवहार एकांत में नहीं होती, व्यवहार हमेशा सामूहिक योग से होता है। अगर हम पार्सनियन फ्रेमवर्क में बात करें, वो कहता है कि इंटरैक्शंस ऑकर्स इन कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब है सामूहिक योग। जब एक व्यक्ति, एक से दो व्यक्ति, दो से अधिक व्यक्ति जब परस्पर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, अब उस अंतःक्रिया की जो आधार है वो व्यवहार है। तो ये व्यवहार जो है यह अंतःक्रिया का आधार है। तो ये व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करना समाज विज्ञान है। इसको अगर दूसरे रूप में देखें, एक व्यक्ति वो समाज का एक नागरिक है, एक व्यक्ति वो किसी की पिता है, वो व्यक्ति कहीं एक व्यापारी है, वो व्यक्ति कहीं कॉलेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो इतने सारे रोल जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी रोल, अनेक प्रकार की भूमिकाओं का निष्पादन उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो ये सभी जो व्यवहार है, ये जो सभी प्रकार की जो भूमिका है, वो किसी ना किसी प्रकार की व्यवहार को इंगित करता है। तो कहने का मतलब यह है कि व्यवहार मल्टी डायमेंशनल है। किसी व्यवहार को एक एक की कसौटी पर नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अनेक परिस्थिति में, अनेक परिप्रेक्ष्य से, अनेक संदर्भ में, अनेक प्रकार के सामाजिक सरोकारों के आलोक में अंतःक्रिया करता है। तो ये जो व्यवहार की जो अध्ययन है, तो इस व्यवहार के अध्ययन भी हमारे हिसाब से मल्टी डायमेंशनल है। परंतु सोशल साइंस क्या करता है, यह मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट जो है, ये मानव व्यवहार की जो विज्ञान है या मानव व्यवहार की जो अध्ययन है, इसमें जो मल्टीप्लिसिटी है, उन सारी चीजों को अध्ययन करता है। यही इसकी प्रासंगिकता है। आप किसी एक निर्दिष्ट कॉन्टेक्स्ट को परिभाषित करते हुए किसी के व्यवहार को कंट्रोल
नहीं कर सकते। तो कहने की मतलब यह है कि ये जो समाज विज्ञान है वो समाज विज्ञान मानव व्यवहार का एक अध्ययन है, और व्यवहार हमेशा डायनामिक है, गतिशील है, परिवर्तनशील है, परिस्थिति सापेक्ष है, परिवेश सापेक्ष है और समय सापेक्ष है। इतने सारी बात जो मैं कह रहा हूं, इन सारी सापेक्ष के संदर्भ में व्यवहार को देखना है। इसीलिए व्यवहार गत्यात्मक है, गतिशील है, और यह अगर हम ऑगस्ट कॉम्ट के फ्रेमवर्क में बात करें, बहुत सारे विद्यार्थी ऑगस्ट कॉम्ट को पढ़े होंगे, तो वो कहता है कि जो समाज विज्ञान है, समाज विज्ञान के दो एस्पेक्ट पे चर्चा करते हैं, एक सामाजिक गति की, दूसरा होता है सामाजिक स्थिति की। तो गति की भी है और समाज विज्ञान की एक अहम हिस्सा उसकी स्थिति की भी है। स्थिति मतलब जो स्थिर है। तो स्थिर होने वाले या स्थिर रहने वाले जो पहलू है वो है हमारा सामाजिक संरचना, वो हमारा सामाजिक ढांचा, वो सामाजिक मूल्य व्यवस्था, वो हमारे एक समाज की जो स्वरूप है। तो ये सब जो है समाज की स्थिरता के पहलुओं को दर्शाते हैं, परंतु व्यवहार हमेशा गतिशील है। स्थिरता के पहलू जरूर हमारे व्यवहार को एक प्रकार की दशा या दिशा प्रदान करते हैं, परंतु ज्यादातर हमारा व्यवहार गतिशील है, परिवर्तनशील है, समय सापेक्ष है, परिस्थिति सापेक्ष है, और हम उसको कह सकते हैं जो तरह तरह के समाज की जो गतिविधियां हैं, चाहे वो राजनीतिक गतिविधियां हो, सांस्कृतिक गतिविधियां हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो, बाजार की गतिविधियां हो, इन सारी गतिविधियों से हमारा व्यवहार किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है। दोस्तों, इन बिंदुओं के आलोक में आप ये समझने की कोशिश करें, क्या इसको समाज विज्ञान की इस पहलुओं को माइनस करके क्या कोई बाजार अस्तित्व में आ सकता है? क्या समाज विज्ञान को माइनस करके किसी प्रकार की पाठ्यक्रम की, किसी प्रकार के पठन पाठन की, मुझे नहीं लगता है संभव है। तो सभी चीजों की जो मानव व्यवहार की मूल है वो है समाज विज्ञान, और हमारे पठन पाठन की जो मूल है वो है समाज विज्ञान। वो हमारा औद्योगिक बाजारवाद के जो संदर्भ है वो संदर्भ की मूल में समाज विज्ञान है। एक और एग्जाम्पल के साथ में इस बात को दर्शाना चाहता हूं। अगर बहुत सारे यंग हमारे स्टूडेंट्स लोग जुड़े हैं, और उन सारे स्टूडेंट्स लोगों को मैं ये कहता हूं कि ऑफ कोर्स आजकल तो व्हाट्सएप की जमाना है, परंतु जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोग आर्चिज गैलरी पे जाते थे और आर्चिज की कार्ड खरीदते थे। तो आर्चिज की कार्ड में अगर आज भी आप देखेंगे, आर्चिज की कार्ड की जो वैल्यू है, वो कार्ड बहुत कॉस्टली कार्ड मानी जाती है। वो कॉस्ट का कारण क्या है? कॉस्ट के कारण वो है उसमें जो कैप्शन लिखा हुआ है, पैसा उसी का है। वो कैप्शन क्या है? वो कैप्शन समाज विज्ञान का सोल है। मेरे हिसाब से समाज विज्ञान की सोल उस कैप्शन में निहित है, या वो कैप्शन समाज विज्ञान की सोल को रिफ्लेक्ट करता है। वो आप और हमारे भावनाओं का, या हमारे आपकी भावनाओं के आदान प्रदान का, उन सारी बारीकियों को अध्ययन करके आपकी मन की बात को इस कागज में, उस आर्चिज की कार्ड में लिख देता है, ताकि जब मैं इस कार्ड को दिलीप खन्ना साहब के पास भेजता हूं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं कि मलिक साहब मेरे भावनाओं को कैसे समझे, और जो मैं चाहता हूं वो इस कार्ड के माध्यम से उन्होंने मुझे कह दी। तो कहने का मतलब है जो क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी की जड़ समाज विज्ञान में निहित है। तो समाज विज्ञान को अनदेखा करके, समाज विज्ञान को उसकी संदर्भ लिए बिना किसी प्रकार की सामाजिक गतिविधियां संभव नहीं है। अतएव समाज विज्ञान अत्यधिक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसके सिवा किसी प्रकार की सामाजिक गतिविधियां, किसी प्रकार की समाज की प्रचलन संभव नहीं है। दूसरी जो बात हम पहले समाज विज्ञान क्या है इसके संदर्भ में बताएं। पहली पॉइंट तुमने कहा कि मानव विज्ञान का अध्ययन है, और मानव विज्ञान के अध्ययन
सभी विज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको माइनस करके नहीं समझा जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो प्रमुख समाज विज्ञान है, अगर उसको हम बात करें, वो हो सकता है कि जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इस प्रकार की अनेक जो समाज विज्ञान की पाठ्यक्रम है, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से गवर्न होता है। इन सारी चीजों की समष्टि को हम समाज विज्ञान की संज्ञा देते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि सर, सभी अगर समाज विज्ञान है तो फिर सोशियोलॉजी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है? तो एक्चुअली क्या है, ये जो सारी सब्जेक्ट है, यह फोकस्ड बेस्ड डिसिप्लिन है। फोकस्ड बेस्ड डिसिप्लिन की मतलब होता है कि अगर राजनीति शास्त्र की बात हम करें, ये व्यक्ति की राजनीतिक व्यवहार को अपने आधार मानता है। तो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की एक स्पष्टतः जो अध्ययन किया जाता है, वो राजनीति शास्त्र द्वारा किया जाता है। व्यक्ति की जो आर्थिक व्यवहार की पहलू है, उस आर्थिक व्यवहार की पहलुओं को अर्थशास्त्रियों ने अध्ययन करते हैं। तो कुल मिलाकर फिर आपके मन में सवाल होगा, फिर समाजशास्त्र क्या है? तो समाजशास्त्र इन सभी का एक प्रासंगिक संदर्भ लेते हुए, चाहे वो राजनीतिक हो, राजनीति व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार की जो आधार है, जो बेस है, वो सामाजिक है। मैं कल कहीं ट्रैवल कर रहा था, किसी से बात हो रहा था, तो किसी एक पॉलिटिशियन के बारे में उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने कहा कि वो राजनेता तो है जरूर, परंतु वो सामाजिक व्यक्ति है। तो आप राजनीति व्यक्ति होने से पहले आपको सामाजिक होना पड़ेगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में आपके व्यवहार का उल्लेख होना चाहिए, तभी जाकर आप राजनीति बेहतर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर समाज विज्ञान की जो अनेक विधाएं हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट का अपने अपने ढंग से अध्ययन करते हैं। अगर इसी कड़ी में हम बात करें, बहुत सारी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में द डिसिप्लिन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, जिसको हम ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं कहते हैं, वो ऐतिहासिक अध्ययन भी समाज विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में बात करें, कुछ खास विशेष अध्ययन प्रोग्राम से, देयर आर मेनी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम ऑफ स्टडीज। सो द स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम ऑफ स्टडीज जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन अध्ययन, लैटिनिक्स स्टडीज, वुमेन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी स्टडीज, इन सभी विज्ञान को भी या इन सभी अध्ययन प्रोग्राम को भी सोशल साइंस की श्रेणी में रखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो समाज विज्ञान है, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि समाज विज्ञान भी एक प्रकार की सामाजिक अभियंता का कार्य करता है। सामाजिक अभियंता के कार्य के मतलब होता है, जैसे कोई इंजीनियर है, वो इंजीनियर जरूर एक मकान का निर्माण करता है, पुल का निर्माण करता है, ठीक इसी प्रकार की समाज के निर्माण में जो योगदान है वो समाज वैज्ञानिकों का है। इसीलिए मैं समाज वैज्ञानिकों को, खास करके समाज शास्त्रियों को, एक सामाजिक अभियंता की श्रेणी में रखता हूं, बिकॉज दे इंजीनियर्ड द सोसाइटी, क्योंकि वो समाज का इंजीनियर है। तो इसी कड़ी में थोड़ा सा अगर हम उसको अपने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अब अगर समाज विज्ञान की परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक समस्या उभर के आया कि ये समाज विज्ञान की प्रारंभ कैसे हुई और कहां से हुई। इस कड़ी में हम 18वीं शताब्दी के मध्य और शेष भाग की
संदर्भ को जब लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस संदर्भ में यह समस्या उभर के आता है जिसको हम कहते हैं कि 8वीं शताब्दी की मध्य और शेष भाग में कि द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर इन सोसाइटी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं व्यवस्था के क्रम का संकट, व्यवस्था के क्रम का संकट। So the crisis of social order in Europe in 18th and 19th century, in 18th, the middle and end of 18th century. तो ये क्या है? What is this problem of order in society during middle and last part of 18th century? So इसको हम व्यवस्था के क्रम का संकट कहते हैं। तो ये संकट क्यों आया? वो संकट इसीलिए क्योंकि हम उस संकट को इस श्रेणी में रखते हैं क्योंकि 19th सेंचुरी में जो सामाजिक चिंतन रहा या सामाजिक चिंतन की जो मूल आधार रहा, सामाजिक व्यवस्था का जो विषय वस्तु रहा या समाज विज्ञान का जो विषय वस्तु रहा, सामाजिक चिंतन की जो समस्या रहा, वो कहीं ना कहीं ये 8वीं शताब्दी के मध्य भाग के उपरांत जो संकट पैदा हुआ, व्यवस्था के क्रम के संकट, इस संकट से जूझ रहा था। आपको ये बात को और स्पष्ट करने के लिए हम ये कहना चाहते हैं, जो संकट पैदा हुआ वो संकट जो है इसीलिए पैदा हो गया क्योंकि यूरोप के जो सामाजिक व्यवस्था थे वो दो बड़े प्रघटनाओं से जोरदार तरीके से प्रभावित हुए। एक तो है फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा है औद्योगिक क्रांति। और ये दोनों क्रांति ने कहीं ना कहीं दे हैव वीकेंड द ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, ये पुराने सामाजिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया, या हम कह सकते हैं एक प्रकार की ढांचागत परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक क्रम में, सामाजिक व्यवस्था में, सोशल ऑर्डर में लाया। ये कैसे? अगर हम उसको इस रूप में देखने करें कि जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी, खासकर जो 8वीं शताब्दी की जो सामाजिक व्यवस्था थी यूरोप के संदर्भ में हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये उस समाज की नातेदारी व्यवस्था, उस समाज की जो जमीन, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न थी, उस समाज की जो सामाजिक वर्ग थी, उस समाज की जो धार्मिक व्यवस्था थी, उस समाज के जो स्थानीय समुदाय थे, उस समाज की जो राजशाही या मोनार्क की व्यवस्था थी, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से 8वीं शताब्दी की यूरोपियन सोसाइटी गवर्न होती थी। परंतु फ्रांसीसी क्रांति ने, औद्योगिक क्रांति ने इन क्रम को बिगाड़ दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सोशल ऑर्डर की जो क्राइसिस उभर के आई वो 8वीं शताब्दी में आई। दो और विशेषताएं इसमें अगर जोड़ते हैं कि हम ऐसे करें, पहले 8वीं शताब्दी की प्रारंभिक समय में या उससे पहले कहीं ना कहीं कृषि आधारित यूरोपियन समाज था और सभी लोग कृषि कार्य करते थे। परंतु जब कृषि कार्य के समय में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वाज नॉट एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, क्योंकि ये मेरा खेत है, मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा और जब मन करेगा खेत में काम करूंगा, तो टाइम का कोई कॉनोटेशंस नहीं था। परंतु जैसे 8वीं शताब्दी के शेष भाग में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है और फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज लगते हैं, तो फिर एक टाइम का कॉन्सेप्ट उभर के आता है और लोगों का ड्यूटी के टाइम फिक्स होती है कि 9 बजे आप ड्यूटी में पहुंचेंगे, 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप ड्यूटी से हटेंगे। तो आपके जीवन की जो क्रम थी वो टाइम की कॉन्सेप्ट के साथ बदला। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन टाइम इज वेरी वेरी एसेंशियल। परंतु एक और मैं कॉन्ट्रडिक्शन की बात करूं, अब की जो समाज है, खास करके अभी खरनार साहब कोरोना के संदर्भ में भी बात कर रहे थे, कोरोना के समय के बाद की जो समाज है, या जिसको हम इस प्रकार की समाज शास्त्र भाषा में बात करें, कोरोना को थोड़ी देर के लिए उसको साइडलाइन कर ले, कि जो उत्तर आधुनिकतावादी जो समाज की व्यवस्था है
वो कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ले आया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आपको जरूरी नहीं है कि आप ऑफिस आए, आप अपने घर में रहिए, जब आपको मन करता है काम करिए, बट प्रोजेक्ट हैज टू बी कंप्लीटेड एंड रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड। सी द कॉन्ट्रडिक्शंस। सी 18th सेंचुरी की यूरोप, जो टाइम की नोशंस नहीं थी, उस समय की सामाजिक व्यवस्था, अब उत्तर आधुनिकतावादी जो सामाजिक व्यवस्था है, खासकर जो आईसीटी के बाद और खासकर कोरोना के समय में ये कॉन्सेप्ट और उभर के सामने आ गया। अब सारी चीजें ऑनलाइन होते हैं। जैसे मेरे जैसे व्यक्ति आज आधा घंटा इस लेट में इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अगर मैं कहीं ऑफलाइन होता तो आधा घंटा में विलंब नहीं होता। सो अब इसी प्रकार की आप जो आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, आप देखिए उनकी लाइफस्टाइल भी, उनको कोई ऑफिस आने की जरूरत नहीं, आप अपना प्रोजेक्ट घर पे करिए, और परंतु 2 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, जो भी प्रोजेक्ट की टाइम शेड्यूल है, उसमें आप अपने प्रोजेक्ट सबमिट करें। सो द पॉइंट हियर इज, एक यूरोपियन सोसाइटी 18वीं शताब्दी में जो टाइम के नोशंस नहीं थी, अब मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न की सोसाइटी जहां टाइम के कॉन्सेप्ट है परंतु फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये मुझे लगता है कि समाज विज्ञान की प्रासंगिकता को और महत्वपूर्ण बना देता है। एक कॉन्ट्रडिक्शंस की बात हम जरूर करेंगे, जो हमारे फाउंडिंग फादर ऑफ सोशल साइंसेस है, खासकर फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, वो ये बात पर रेखांकित करते हैं कि समाज को समझने की जो आधार है वो हमेशा वैज्ञानिक नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें संस्कृति के आधार पर, कहीं ना कहीं हम सांस्कृतिक पहलुओं के आधार पर, जिसको हम कह सकते हैं मल्टी कल्चरलिज्म के आधार पर समाज को समझने की कोशिश करेंगे। लोगों की भावनाओं को समझने का केवल वैज्ञानिक आधार यथेष्ट नहीं है। वैज्ञानिक आधार एक आधार हो सकता है, परंतु लोगों की भावनाओं को, लोगों की विचारधाराओं को, लोगों की सोच को, लोगों की भावुकता को, इन सारी चीजों को आप वैज्ञानिक के आधार पर नहीं तौल सकते हैं। आप अगर वेबरियन मॉडल की बात करें तो कहीं ना कहीं वेबर अपना वेस्टर्न की जो मेथोडोलॉजी बताते हैं, वो कहते हैं कि आप सामाजिक विज्ञान को अगर संदर्भ प्रदान करना चाहते हो, सामाजिक विज्ञान को अगर बेहतर रूप से आप समझना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको समाज वैज्ञानिक के आधार पर, लोगों के संदर्भ में, आपने आपको लोगों के संदर्भ में रखते हुए समाज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मान ले, अगर ये केवल समाज वैज्ञानिकों की बात नहीं, एक आम और बेहतर नागरिक बनने के लिए भी ये विशेषताओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम और एक इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करना चाहते हैं कि अगर हम अपने देश में आईआईटी को बेस्ट मॉडल मानते हैं, और ये बेस्ट मॉडल होने के नाते आईआईटीज में भी आप देखेंगे सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक, ये सब पर पढ़ाया जाता है। उसके मकसद क्या है? तो मकसद ये है कि हम टेक्नोक्रेट तो बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग देकर एक टेक्नोक्रेट तो पैदा कर रहे हैं, एक इंजीनियर को बना रहे हैं, परंतु ये इंजीनियर किस काम का जब आप समाज की हितों को ध्यान न रखे, जब समाज के साथ वो एक प्रकार की समायोजित न कर सके, वो जो समाज के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को न देखे, तो इस प्रकार की तकनीक का, इस प्रकार की टेक्नोक्रेट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो भी टेक्नोक्रेट्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, जिसका भी हम उद्भावन कर रहे हैं, वो समाज के सापेक्ष होनी चाहिए, समाज के संदर्भ में होनी चाहिए, और ये लोगों की भला के लिए कार्य होनी चाहिए। तो ये एस्पेक्ट को समझने के लिए philosophy, psychology, economics, sociology is very, very important. Therefore, it has been there in IIT syllabus, and it is also there in medical sciences. आप अगर मेडिकल साइंस में देखेंगे तो मेडिकल साइंस में भी सोशल साइंस को महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो डॉक्टर है वो केवल एक मरीजों को समझने की भी आधार होनी चाहिए, उस मरीजों की सांस्कृतिक आधार को भी समझने की आवश्यकता है, और उस मरीज के साथ कैसे बर्ताव करनी चाहिए, उसकी सोशियो साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक परिस्थिति को भी समझने की आवश्यकता है, तब जाकर वो एक बेहतर डॉक्टर बन सकता है।
मुझे लगता है ये सारी विशेषताओं को इनकलकेट करने के लिए, इन सारी विशेषताओं को शामिल करने के लिए सोशल साइंस पढ़ना, सोशल साइंस की प्रासंगिकता को अत्यधिक पुष्टि करता है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात जरूर मैं अपनी बात के संदर्भ में कहूंगा। अब आप नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी अभी अपनी पार्लियामेंट में पास है, आप अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ को देखेंगे तो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात करता है, और वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति, और जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई करने के लिए आता है, आईआईटी की मेरा एक दोस्त है, कल परसों मैं उससे डिस्कस कर रहा था, वो कहता है कि ईच इंडिविजुअल और एक स्टूडेंट का, एक व्यक्ति का, एक स्टूडेंट का बात हम करें, एक हर स्टूडेंट की क्या आवश्यकता है, हर स्टूडेंट की क्या इंटरेस्ट है, आईआईटी सिस्टम में इसमें फोकस की जाती है। कहने का मतलब है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को हमें ध्यान देना होगा। वो ध्यान हम कैसे देंगे? जब हम संवेदनशील नहीं होंगे, जब हम संवेदनशील होकर उसकी जरूरत को, उसकी मनोदशा को, उसकी पारिवारिक दशा को, उसकी सामाजिक दशा को, उसकी शैक्षणिक दृष्टिकोण को, उसकी कैरियर ऑप्शन को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम बेहतर कैरियर काउंसलिंग या बेहतर कैरियर गाइडेंस, बेहतर कैरियर सपोर्ट हम नहीं दे सकते। परंतु इन सबको समझने के लिए आपको समाज विज्ञान की आधार को महत्व देना होगा। अतएव समाज विज्ञान की प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे मार्केट की इंपोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, कंज्यूमरिज्म की इंपोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, उससे 10 गुना अधिक कहीं ना कहीं समाज विज्ञान की प्रासंगिकता बढ़ता जा रहा है, और उसको हम दोहरा नहीं सकते, उसको हम झुटला नहीं सकते हैं कि इसकी प्रासंगिकता नहीं है। क्योंकि हम ऐसे क्यों कहते हैं? आप कहोगे कि सर ये बात तो ऐसे नहीं है कि इसकी कोई प्रासंगिकता इससे स्पष्ट नहीं होती है। मेरे हिसाब से दोस्तों, प्रासंगिकता इसी से स्पष्ट होता है। क्यों स्पष्ट होता है? अगर हम इसको इस कड़ी में देखने की कोशिश करें कि जो सोशल साइंस है, जिसको मैंने अभी कहा था कि सोशल साइंस द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, जो समाज विज्ञान है वो व्यक्तियों की गतिविधियों का, व्यक्तियों की जो फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट का भी स्टडी करता है। कैसे? अगर हम सैद्धांतिक रूप में इसको बात करें, अगर हेगेल और मार्क्स के संदर्भ में भी बात करें, तो जरूर हेगेल और मार्क्स बीच में जो द्वंद्व था, जो विरोधाभास था, हेगेल ये कहता था कि पहले विचार, देन आपकी उसकी रिफ्लेक्शंस। मार्क्स ने जस्ट उसको रिवर्स कर दिया कि आपके विचार आपकी सोशल एनवायरनमेंट से आता है। तो इसीलिए सोशल एनवायरनमेंट आपको यह दर्शाता है कि आप किस प्रकार की सोच रखते हो। मैं एक उदाहरण के साथ, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है और बाबा साहब का भी एक संदर्भ यहां जरूर मैं लेना चाहूंगा। बाबा साहब ने कास्ट एंड क्लास के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़े उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब वो ये कहते हैं कि कास्ट, हाउ कास्ट एग्जिस्ट इन क्लास कॉन्टेक्स्ट। वो कहते हैं कि जो औद्योगिक घराना है, अगर उस औद्योगिक घराना में देखेंगे कि सारी लेबर मिलकर कार्य करते हैं उस इंडस्ट्री में, पर जब लंच आवर होता है, भोजन के समय होता है, जब वो भोजन के लिए अपनी इंडस्ट्री से बाहर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कास्ट ग्रुप में बैठ के भोजन करते हैं। तो व्हाट डज इट इंडिकेट? यह दर्शाता है कि सोशल रियलिटीज आर मोर इम्पोर्टेंट और मोर
governed by social philosophies than your ideal philosophies. तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस प्रकार की परिवेश को अंगीकृत किए हो, इस प्रकार की परिवेश से आपने गुजरे हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि देयर इज ए सोशल आइसोलेशन एग्जिस्ट इन सोसाइटी, और वे भी जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है यह इस प्रकार की सोशल आइसोलेशन को दूर नहीं कर पाए। तो इसी कड़ी में हम ये दर्शाना चाहते हैं कि ये जो मार्क्स और हेगेल्स की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि सोशल एनवायरनमेंट is more important than your, or social environment gives rise to your physical environment and it also gives rise to a thought process. आपकी जो thought process है कहीं ना कहीं आपकी social environment से, आपकी physical environment से govern होता है। जैसे कि एक और सिंपल एग्जांपल के संदर्भ में हम उसको दर्शाना चाहेंगे। अगर एक ट्राइबल सोसाइटी की एग्जाम्पल के रूप में हम उसको देखें, एक ट्राइबल बच्चे को पूछा गया कि आप ये एक्चुअली ट्राइबल के बच्चे इस परिवेश में थे जहां पर उसकी माता पिता बगल में एक बड़े से बिल्डिंग बन रहा है, उस बिल्डिंग में कार्य करते थे, लेबर का कार्य करते थे। तो कुछ लोगों ने उन बच्चों से पूछा कि बेटे तुम ये बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। उसने कहा ये जो बिल्डिंग बन रहा है और जहां मेरे माता पिता कार्य कर रहे हैं, लेबर का कार्य कर रहे हैं, मैं उस बिल्डिंग में झाड़ू पोछा करूंगा। तो इससे क्या मतलब आता है? इससे ये मतलब आता है कि उसकी सोच, जो सोशल एनवायरनमेंट की बात हम करते हैं, जो फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, उसकी सोच इसके बियॉन्ड नहीं है। उसकी आगे वो सोच नहीं पाता है कि आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि वो इस प्रकार के सामाजिक परिवेश में पला बढ़ा है जिससे कि उसकी विजन संकुचित हो जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हम अगर सामाजिक नुआंसेस या सामाजिक जो अध्ययन विधा है, इस विधा के माध्यम से लोगों को नए पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, लोगों को एक प्रकार के नए फ्यूचर या नए ड्रीम्स, इसको हम कह सकते हैं। अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बातों संदर्भ में बात करें, दिस कैन गिव अस ए ड्रीम टू लिव। और ये कार्य कौन कर सकता है? समाज विज्ञान के संदर्भ में ही ये कार्य संभव हो सकता है। बिना समाज विज्ञान के संदर्भ लिए लोगों की ये जो व्यथा है और व्याधि है, वो व्यथा और व्याधि को हम नहीं समझ सकते। तो इसको समझने के लिए हमें दृष्टि चाहिए, हमें समाज विज्ञान चाहिए, और समाज विज्ञान को पॉपुलराइज करके ये पर्सपेक्टिव को उभारने की आवश्यकता है, रेखांकित करने की आवश्यकता है। तब जाकर समाज बेहतर प्रगतिशील हो पाएगा। एक और दो और इम्पोर्टेंट बात अगर हम बात करें, मैं अक्सर समाज विज्ञान को एक इमांसिपेटरी डिसिप्लिन के रूप में मानता हूं। इसी सेंस में, जिस सेंस में मैंने कहा कि यह हमें मुक्ति प्रदान करने वाले विषय वस्तु है। कैसे मुक्ति प्रदान करेगा? ये जो सामाजिक व्याधि है, ये जो सामाजिक कष्ट है, लोगों का सोचने की जो दायरा सीमित है, तो और जो भी और सामाजिक समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं पर जब हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वाद विवाद करेंगे, लोगों के ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर इन बाधियों को दूर करने के लिए भी किसी न किसी प्रकार की एक ठोस सरकार नीति और सरकारी योजना बनाने संभव होगा। तो सरकार की जो नीति है जिससे हम सामाजिक व्याधियों को दूर करेंगे, तो वो सामाजिक व्याधि सरकार की नीतियों के आलोक में संभव होगा। तो इसीलिए जब भी सामाजिक नीति निर्धारण की जाती है, जो सामाजिक लेजिस्लेशन की जाती है, उसके पीछे एक सामाजिक तत्व, एक समाजशास्त्री तत्व, एक समाज मनोवैज्ञानिक तत्व भी हावी होता है। अतः समाज विज्ञान के बिना किसी प्रकार की सोशल लेजिस्लेशन, मुझे लगता है सोशल लेजिस्लेशन की जो स्रोत है, सोर्सेस ऑफ सोशल लेजिस्लेशन है,
समाज विज्ञान। तो समाज विज्ञान के बिना सोशल लेजिस्लेशन संभव नहीं। और यह इमांसिपेटरी भी है, यह इमांसिपेटरी भी है क्योंकि यह हमें इन सारी बाधियों से मुक्ति दिलाएगा। अगर इसी कड़ी में हम बात करें, हम एक पॉइंट ये कह सकते हैं कि एक बेहतर ऑल्टरनेटिव फ्यूचर की इमेजिनेशन से दे सकता है। सोशल साइंस कैन हेल्प अस टू इमेजिन ऑल्टरनेटिव फ्यूचर्स। दो शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेटिव फ्यूचर एंड इमेजिनेशन। मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पर एक मेरे फेवरेट समाज वैज्ञानिक है, इनको हम सी राइट मिल्स कहते हैं। इन्होंने पुस्तक लिखा है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में सी राइट मिल्स इसको रेखांकित करते हैं और वो उनके हिसाब से जो भी समाज के बारे में सोचते हैं, जो एक प्रकार की समाज को लेकर सोच रखते हैं, वो सभी समाज वैज्ञानिक है। और वो कहते हैं कि जो पत्रकार है वो समाज की व्याधि को लेकर भी चिंतित है, और एक समाज शास्त्र भी चिंतित है, सामाजिक कार्य करने वाले भी चिंतित है, जो सोशल एक्टिविस्ट है वो भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है। क्योंकि यहाँ ये जो डोमेन है, डोमेन ऑफ नॉलेज है, वो सोसाइटी है। नॉलेज का, ज्ञान का जो आधार है वो समाज है, और समाज से ही ज्ञान का निर्माण होता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति है जो उस पे दो कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। इश्यूज आर प्राइवेट, इश्यूज आर प्राइवेट कहने का मतलब है कि मेरा व्यक्तिगत कुछ मामले हो सकता है, घटना हो सकता है। जैसे कि वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, तो मैं बेरोजगार हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, सो दिस इज एन इशू। परंतु वो कहते हैं कि लखनऊ शहर में रहने वाले 5 लाख लोग में से अगर 30% युवा बेरोजगार हैं, तो फिर ये आपकी व्यक्तिगत इशू नहीं है, दिस हैज बिकम ए पब्लिक इशू। कहने का मतलब क्या है, आपके व्यक्तिगत इशू कब पब्लिक बन जाता है, जब इनकी नंबर, इनकी संख्या या इस एज ग्रुप के लोगों की संख्या अधिक हो जाता है, तब जो है ये सोशल बन जाता है, तब ये पब्लिक डोमेन में आ जाता है, तब ये सरकार को चिंतित करता है, सरकार को प्रेरित करता है, सरकार को आगाह करता है कि इन समस्याओं का निदान आपको करना होगा। परंतु ये चिंतन कहां से आया? ये चिंतन समाज वैज्ञानिक सोच से, समाज वैज्ञानिक अध्ययन से, एक क्रिएटिविटी के साथ आया। और इस क्रिएटिविटी के साथ अगर आता है तो उससे ये परिणाम निकल के आता है कि हमें एक फ्यूचर ऑल्टरनेटिव सोसाइटी, या वी कैन इमेजिन अबाउट a society which has certain alternatives. So हम अपने फ्यूचर को कैसे देखेंगे, और ये दृष्टि हमें समाज विज्ञान से मिलता है। अगर इसको हम इस रूप में देखें कि सोशल साइंस की अगर हम अध्ययन करते हैं या सोच रखते हैं, अब मैं तो ये मानता हूं कि जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिशियंस है, वो बहुत बड़े बड़े सोशल साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि उनको समाज की हर बारीकियों के बारे में पता है और हर बारीकियों के साथ डील करने का भी तरीका पता है, ठीक है ना? क्योंकि so they understand the society, the social nitty-gritty in a better manner.
और इसी कड़ी में अगर हम बात करें कि सोशल साइंस कैन हेल्प अस मेक सेंस ऑफ आवर फाइनेंसेस, ये हमारा जो आर्थिक जीवन है, ये हमारा जो आर्थिक पहलू है, ये हमारा जो आर्थिक दशा है, उसको कहीं ना कहीं समझने में मदद करता है। अगर हम इसको इस रूप में देखें, सोशल साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम गरीबी के संदर्भ में सोशल साइंस को देखें, हम अक्सर कहते हैं कि गरीबी जो है, अमूमन ये माना जाता है कि गरीबी एक आर्थिक मसले है, परंतु इसकी आधार, इसकी आयाम समाज वैज्ञानिक है। क्योंकि पॉवर्टी को जब हम स्टडी करते हैं, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में भी नॉट हैविंग द एसेंस ऑफ लाइफ, अब एसेंशियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन से जुड़े हुए जो एसेंशियल चीजें हैं उसकी आपके पास अभाव है। उसके कई कारण हो सकता है, वो कारण लार्जली सोशल हो सकता है कि सामाजिक संरचना और आपकी भूमिहीनता, आपकी जाति व्यवस्था, ये कई आधार हो सकते हैं जिसके कारण आप गरीबी, गरीबी के जो आधार है, गरीबी की जो समझ है या गरीबी को समझने की जो आधार है, वो लार्जली सामाजिक है और लेस इकोनॉमिक्स है। लेस इकोनॉमिक हम इसलिए कहते हैं कि आप एग्जाम्पल के रूप में अगर समझने की कोशिश करें, मान लेते हैं कि पॉवर्टी लाइन की अगर हम बात करें, तो ये पॉवर्टी लाइन में ये डिफाइन किया गया है कि अब एग्जैक्टली मुझे वो अंक याद नहीं आ रहे। मान लेते हैं कि जो व्यक्ति 5,000 रुपया पर मंथ कमा लेता है वो गरीब नहीं है। तो 5,000 से इन्फिनिट का एक रैंक है, और 5,000 से लेकर जिस व्यक्ति का 100 रुपया पर महीने या पर मंथ उसका अगर इनकम है, तो क्या इस सभी को एक कैटेगरी में रखा जा सकता है? मुझे नहीं लगता इन दोनों को या इन दोनों समुदाय को या ये जो लार्ज हेट्रोजेनस ग्रुप है उसको हम आप इस श्रेणी में नहीं रख सकते। तो इसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, और इस वेरिएशन को समझने के लिए हमें सोशल साइंस की प्रासंगिकता को, सोशल साइंस के आधार को लेना होगा। अगर हम अभी कोरोना पे बात कर रहे थे, अभी कोरोना के पीरियड चल रहा है इसलिए हम लोग सब ऑनलाइन जुड़े हैं। अगर हम हेल्थ एंड वेलबींग की बात करें, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेडिकल साइंस की भी चर्चा किया था, उसमें भी हेल्थ की बात कहा था। तो हेल्थ एंड वेलबींग इज लार्जली सोशल। इसमें एक हैप्पीनेस इंडेक्स की और बात करें, इंडिया सेकंड नंबर की कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो हैप्पीनेस इंडेक्स में सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि भारत के लोग ज्यादा खुशहाल है। तो परंतु हेल्थ एंड वेलबींग, तो सबको आप दवा देकर जो है हेल्दी एंड वेल नहीं बना सकते। हेल्दी या एक स्वस्थ और एक बेहतर जीवन के लिए उसको सामाजिक सरोकारों, उसकी सामाजिक जिसको हम सोशल सॉलिडेरिटी कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि समाज में लोगों के साथ वो अंतःक्रिया हो, आइसोलेशन से हम बचे, तब जाकर हम किसी को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। तो बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए केवल दवा दारू पर्याप्त नहीं है। हमारे हिसाब से पर्याप्त यह है कि सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के साथ मिलकर रहे, समाज से एक दूसरे को प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के माहौल में बेहतर स्वास्थ्य और वेलबींग को देखा जा सकता है और परिभाषित किया जा सकता है। अब वो तब संभव होगा जब हम समाज विज्ञान के संदर्भ में इन चीजों को समझने को कोशिश करें। जब हम अगर बात करें कि सोशल साइंस मेक अस टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी डील विद द ह्यूमंस एंड देयर रिलेशनशिप, बिहेवियर, डेवलपमेंट, रिसोर्सेस, ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी
थोड़ा समाज विज्ञान की प्रासंगिकता को देखने की आवश्यकता है कि हाउ ए ह्यूमन बीइंग इज बीइंग ट्रीटेड and what the kind of relationship a human being is having with another human being. अगर इसमें मैं गोपाल गुरु को भी लाना चाहता हूं, उनकी किताब है ह्यूमिलिएशन। वो ये कहते हैं कि भारतीय समाज में यह भी एक आधार है कि एक व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझा जाता है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि व्यक्ति को व्यक्ति ही समझो, आदमी को आदमी ही पहले समझो। अगर व्यक्ति को हम व्यक्ति समझेंगे, एक आदमी समझेंगे, किसी जाति, वर्ग, लिंग की विशेष के संदर्भ में नहीं देखेंगे और एक व्यक्ति के रूप में देखें, कहीं ना कहीं हम वो सारी ह्यूमन ट्रीटमेंट, जिसको हम कह सकते हैं जो मानविक व्यवहार है, हम उसकी शर्त कर सकते हैं। परंतु विडंबना इस बात की है कि हम इस व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में न समझ के हम उसको एक कास्ट, एक लिंग, एक भाषाई, एक सेक्स के संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। परंतु ये जो समझ है, तो ये समझ मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज विज्ञान के अध्ययन से संभव होगा। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य को समाज विज्ञान के संदर्भ में नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम समाज को एक बेहतर दिशा या दशा दे सकते हैं। अगर हम इसको इस रूप में समझने को कोशिश करें कि हाउ सोशल साइंस माइट सेव योर लाइफ, सोशल साइंस जो है कि आपकी जीवन को कैसे बचाता है। मान लेते हैं कि जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, द रोल ऑफ सोशल साइकोलॉजिस्ट, फॉर एग्जाम्पल, आप डिप्रेशन की शिकार हैं, परंतु अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो जरूर आपसे लंबे अंतःक्रिया करेगा, जैसे हम अपने पीएचडी स्टूडेंट के साथ अंतःक्रिया करते हैं। लंबे समय तक हम उनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट के मन में क्या चल रहा है, किस टॉपिक पे काम करना चाहता है, वो इस टॉपिक पे क्यों काम करना चाहता है, कितना इसकी लेवल ऑफ कमिटमेंट है, इस टॉपिक में कितना लेवल ऑफ कमिटमेंट है, व्हाट आर द अट्रैक्शन पॉइंट्स फॉर हिम और हर। तो ये सब आधार, ये सब आयाम को ध्यान रखते हुए हम कहीं ना कहीं समाज विज्ञान संदर्भ ले सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर समय समाप्त हो गया है तो मैं खारनार साहब से अनुमति चाहता हूं कि अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद आप सबको। मेरे विचार से आप लोग ने प्रभावित हुए होंगे या नहीं होंगे। अगर आपके मन में कोई किसी प्रकार के सवाल हो तो मैं जरूर उसको हल करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने जो हमारे स्टूडेंट को प्रबोधित किया, प्रोत्साहित किया, उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो अनकवर्ड इश्यूज थे सामाजिक, उस पे हमारा लक्ष्य केंद्रित किया और विविध प्रकार के प्रश्न है, उसमें सामाजिक शास्त्रों का क्या योगदान है, उस पे आपने प्रकाश डाला। हम सबको एक इंसाइट मिली, उसके बारे में आपको जितना धन्यवाद कहे उतना कम है। लेकिन एक फॉर्मेलिटी लास्ट की है, उसके बारे में मैं, जिगे सर है हमारे कॉलेज के कमेटी के मेंबर, उनको अपना वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं निमंत्रित करता हूं। जिगे सर। थँक्यू सर। नमस्कार। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मधील सामाजिक शास्त्र अभ्यास मंडळाच्या उद्घाटन प्रसंगी आपण सर्वजण एकत्र जमलो होतो। आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक प्रमुख वक्ते प्रोफेसर विभूतिभूषण मलिक सर, अधिष्ठाता सामाजिक शास्त्रे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी लखनौ, यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांना वेळ दिला, मोलाचे मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी सामाजिक शास्त्र अभ्यास मंडळ व देवगिरी महाविद्यालयाच्या वतीने सरांचे मनपूर्वक आभार मानतो। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य प्रोफेसर दिलीप खैरनार सर यांनी अध्यक्षीय स्थान स्वीकारले, अध्यक्षीय मनोगत सविस्तर व्यक्त केले, त्याबद्दल सामाजिक शास्त्र अभ्यास मंडळाच्या वतीने मी सरांचे आभार मानतो।
व भावी भविष्यासाठी खूप चांगल्या शुभेच्छा देतो. उपप्राचार्य अनिल आर्दळ सर, उपप्राचार्या CS पाटील मॅडम, उपस्थित सर्व विभाग प्रमुख व प्राध्यापक आणि विद्यार्थी मित्रांचे आभार मानतो. विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाच्या ऑनलाईन ऑफलाईन परीक्षेसाठी भरभरून शुभेच्छा देतो. तसेच डॉक्टर वंदना माहुरे मॅडम, डॉक्टर मनसाराम मावतडे सर, प्राध्यापक रितेश मगरे सर यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रयत्न केले, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. आणि शेवटी सर्व उपस्थितांचे पुन्हा एकदा आभार मानून अध्यक्षाच्या परवानगीने हा कार्यक्रम संपला असे जाहीर करतो. धन्यवाद सर. कन्नड़ साहब, हाँ बोलिए परमाणी। नहीं नहीं, मैंने कहा कि हो गया क्या, आपको कुछ विद्यार्थियों को कुछ सवाल पूछना था तो वो भी आप ले लेते तो अच्छा रहता है, बाई चांस. जिगे सर काही विचारायचं आहे का कुणाला? हॅलो, विद्यार्थी मित्रांनो, काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता. हॅलो, कुणाचा काही प्रश्न असेल तर विचारा सरांना. एक दोन प्रश्न विचारा. कौन सर आहे, आप मिलना चाहता है मीटिंग करून. मगरे सर, त्यांना अनम्यूट करता आलं पाहिजे स्वतःला, त्यामुळं सर दिली परमिशन दिली आपण. परमिशन दिलेली आहे. विद्यार्थी मित्रांनी कुणाला जर काही प्रश्न विचारायचा असेल संबंधित लेक्चरच्या अनुषंगाने किंवा अगदी सामाजिक शास्त्राच्या अनुषंगाने, जर आपल्याला काही प्रश्न असेल आपल्या मनामध्ये किंतु परंतु असेल तर तुम्ही विचारू शकता. यस, कोणी आहे? हो बोला. हा नमस्कार, बोला. आवाज येतोय का? हेलो, हाँ आवाज है तो बोल बोल. सर बीबी मलिक के सर के साथ मेरा एक सवाल है. हाँ हेलो सर, जब सर आपने हेलो, सर. बोला कि सलग प्रश्न विचारावा. सलग प्रश्न विचारा. सलग एकाच आवाज. सलग विचार पटकन. सर, यस. सोशल सायन्स बद्दल सांगा बरं काही. अरे सलग ठीक आहे. दुसरा कोण आहे? आपलं सामान बोललो. हे तुझा आवाज येतो, माईक बंद कर. स्टॉप द व्हिडिओ. इंगळे बोला तुम्ही. लेक्चरचा उद्देश काय द्या ते कर्नाटक माणूस आवाज आला नाही तुझा. सर सोशल सायन्स बद्दल सांगा ना काही. आता जे बोललेत मलिक सर ते सोशल सायन्स बोललेत. ठीक है सर, ओके. कन्नड़ साहब क्या कह रहे हैं, जरा बताएं क्या सवाल है. 2 सवाल आए अभी. हाँ मलिक साहब वो कह रहे हैं कि सोशल साइंस का महत्व क्या है, तो उनको बताया कि अभी जो 1 घंटा आप सुन रहे थे वही सुन रहे थे. अरे सर, मेरा वो मतलब नहीं था. हाँ बताएं मेरा दूसरा मतलब. सवाल था. जी बोलिए. सर मेरा ये सवाल था कि आपने जो बोला था कि स्पेन में या अपने मन के टाइम से अपना जॉब करने का है, तो अपने इंडिया में वो क्यों नहीं था? तो ये सवाल था. हाँ नमस्कार. अपने इंडिया में ऐसे नहीं है, ऐसा तो मैंने नहीं कहा. हमने ये कहा कि आज जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है, खास करके आईसीटी बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं हमें जो टाइम की नुआंसेस थी या समय के जो संदर्भ थी, वो समय के संदर्भ को बदल दिया. तो समय के संदर्भ जो है बदला है, परंतु समय के जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्निटी से आया, आधुनिकता से आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से आया. तो इसलिए टाइम के कॉन्सेप्ट कैसे लोगों के जीवन 18वीं शताब्दी में परिवर्तित किया, ये हमने बताया. और आज जो है टाइम की कॉन्सेप्ट जो है, कैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इसको हम रेखांकित करना चाह रहे थे कि समय जो है, समय की जो फ्लेक्सिबिलिटी की आवर की बात है, वो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ये पोस्ट मॉडर्न जो आईसीटी बेस्ड रिवॉल्यूशंस आया, उससे ये उभर के आया. ओके सर, ओके. थँक्यू सर. तुला काही विचारायचंय का? हो सर. हा विचार.
सर सोशल सायन्स बद्दल काही सांगा ना. इंगळे नंतर भेट तुम्हाला डिपार्टमेंटला येऊन. नेक्स्ट पुढे कोणी आहे का? नेक्स्ट पुढचा प्रश्न आहे का सर? ठीक आहे खैरनार सर. ओके मलिक साहब. जी बॉस, जी बॉस. हाँ, बच्चों के कुछ क्वेश्चंस नहीं है. ओके, नहीं जो क्वेश्चन जरूर है वो आपसे शेयर करें जरूर. हाँ जरूर. बच्चों में जो भी सवाल है, कभी कभी वो कम्युनिकेट हाँ, नहीं कर पाते हैं, सही वो है, आपसे मिले और अपनी सवाल जरूर रेज करें. आप उनकी जो भी प्यास है उसको जरूर बुझाएंगे, यस ऐसे सर. मुझे विश्वास है और उम्मीद है. यस सर. यस सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सो हम यही समाप्त करेंगे प्रोग्राम. हो सर. यस सर. Thank you. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सब. धन्यवाद. थैंक यू. धन्यवाद सर. बाय बाय बाय. बाय सर. बाय सर. मीटिंग एंड करायची सर. हो हो. यस सर.